वर्तमान में जो मणिपुर में कुकीज़ और मैथई के बीच में या नागा कुकी और मैथई के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मैं छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा परिप्रेक्ष्य गलत हो, पर जो मेरे अध्ययन से मुझे कुछ साक्ष्य मिले हैं, एक लेटेस्ट बुक मिली है अमेरिका के स्कॉलर की, श्रीमान जॉन थॉमस, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, 2015 के किताब है। किताब का नाम है इवेंजलाइजिंग द नेशन, रिलीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ नागा पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ये किताब जॉन थॉमस ने लिखी है और इस तरह के कुछ और वर्क्स मेरे पास मिले, तो उसके बेस पे मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ कि आज जो हम मैथई कम्युनिटी की जो ट्राइबल की जो मांग है, स्टेटस की जो मांग है, उसको लेकर जो ये वायलेंस शुरू हुआ, उसको हमें केवल एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके इतिहास को देखने की ज़रूरत है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट भारत से सदैव दूर रहा, कल्चरल लिंक्स रह सकते हैं पर सदैव हमसे दूर रहा। जब अंग्रेज वहाँ पहुँचे और अंग्रेज़ों ने वहाँ के हिलमैन जो हमारे नागा थे, कुकी थे या जो भी थे, उनके डिफरेंट कल्चर्स को देखा, उनके ट्राइबल कस्टम्स को देखा, तो ये रियलाइज़ हुआ कि उनमें मॉडर्न फेथ की कमी है। और उस समय के अंग्रेज अफसर, उनका एक वृतांत मिलता है जिसमें वे कहते हैं कि इनको परहैप्स एक मॉडर्न रिलीजन की ज़रूरत है और हो सकता है ये हमारा हो, और अगर हमारा रिलीजन इनको मिलता है तो शायद ये हमारे प्रति और अच्छी तरीके से वफादार रहेंगे और बर्मा से जो खतरा हमें आ रहा है उससे हमारी रक्षा करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी सोच थी। किसी भी शासक का मूल लक्ष्य होता है अपनी सीमाओं की रक्षा करना। तो इस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज का वहाँ पहुँचना नागा हिल्स में शुरू हुआ और सब्सिक्वेंटली पहली बार जो अलग नागा स्टेट की जो मांग उठती है वो साइमन कमीशन के सामने भी जो न्यूली कन्वर्टेड जो हमारे नागा स्टूडेंट्स होते हैं, वेस्टर्न एजुकेटेड एंड न्यूली कन्वर्टेड बैप्टाइज जो होते हैं, वो बनाते हैं एसोसिएशन और अपनी मांग पेश करते हैं, पर वो मांग उतनी फेमस नहीं हो पाती। उसके पश्चात फिर फिजो आते हैं मूवमेंट सामने, और उनके टाइम से फिर जो नागा की जो एक मॉडर्न आइडेंटिटी है वो फॉर्मुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ क्रिश्चियन फेथ। हालांकि अभी भी संपूर्ण नागा समाज क्रिश्चियन नहीं होता है, उसमें आधी आबादी अभी भी एनिमिस्ट रहती है, पर बड़ी स्पीड से परिवर्तन हो रहा होता है। और आज़ादी के बाद तो फिर ये और गति पकड़ती है और नेशनल फ्रंट बनता है नागा का, और बल्कि सब्सिक्वेंटली एक नारा दिया जाता है नागालैंड फॉर क्राइस्ट के नाम से, एक वॉर क्राई लॉन्च की जाती है ताकि नागालैंड को एक सेपरेट देश बनाया जाए भारत से अलग, और वहाँ क्रिश्चियन फेथ को फॉलो किया जाए और साथ में नागा की आइडेंटिटी को बचाया जाए, जो नागा ने अपनी नई आइडेंटिटी मिशनरीज और इस नए फेथ के साथ अपना ली है उसको फॉर्मुलेट किया जाए। तो एक मॉडर्न नेशन की स्थापना करते हैं वो। ये बेसिकली जॉन थॉमस बता रहे हैं कि किस तरह से क्रिश्चियन फेथ से जो है मॉडर्न नेशन की क्रिएशन होती है जो अपने को भारत से अलग दिखता है, और इस तरह से नागालैंड में वायलेंस शुरू हो जाता है। और मज़े की बात है कि जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है ट्राइबल सोसाइटी का, उनके जो लोकल देवताओं के जो को सब्सिक्वेंटली क्रिश्चियन फेथ में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लोग पर्सनल चमत्कार उनको मिल जाते हैं और वो छोड़ देते हैं अपना पुराना फेथ। ये आज़ादी के बाद ज़्यादा स्पीड से हुआ। 1950, 1960 और 70 के दशक में और गति से कन्वर्जन हुआ, जबकि उस समय स्वतंत्र भारत की सरकार थी। परंतु उसमें नेहरू जी एक वेरियन एल्विन नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और भूतपूर्व मिशनरी ही थे, जिनसे प्रभावित होकर के नेहरू जी ने उनकी स्टडीज़ को देख करके ये तय किया कि हम नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स के कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात थी कि जो प्राकृतिक देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, उनका जो रीति रिवाज है उसकी रक्षा की जाएगी, उनकी ज़मीन की रक्षा की जाएगी, बहुत ही पवित्र बात थी। पर कमी ये रह गई, उस रक्षा के नाम पे हमने उनको विकास से तो दूर रखा, परंतु ऐसे में मिशनरीज़ की जो एक बहुत लंबी चेन वहाँ पहुँच गई
और बहुत गति से संपूर्ण नागालैंड जो कन्वर्ट हो गया। हालांकि इसका विरोध शुरुआत से ही रानी गौंडील्यू और उनके भाई कर रहे थे, जो कि अपना एक लोकल एनिमिस्ट फेथ को फिर से प्रपाउंड कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें अपने ट्राइबल फेथ को बचाना चाहिए। और अपने भाई की हैंगिंग के बाद इनको अंग्रेज़ों ने लटका दिया, क्योंकि उन्होंने कुकीज़ के खिलाफ स्टेप लिए थे और कुकीज़ भी बड़ी स्पीड से कन्वर्जन पे जा रहे थे। तो उनका मेन विरोध था, ना तो आप हिंदुज़म में जाओ, सो कॉल्ड पॉपुलर हिंदुज़म में जाओ, ना आप क्रिश्चियनिटी में जाओ, पर अपने ट्राइबल फेथ को रखो। उनको फांसी पर लटका दिया। उसके बाद रानी गोंडिल्यू ने आज़ादी के बाद भी ये लड़ाई रखी, पर फिर उनकी जान को खतरा हो गया, वो काफ़ी टाइम अंडरग्राउंड हो गई। पर तब भी उनका ये मानना था कि जो नागा का जो नेचुरल, जो ट्राइबल फेथ, नागा का असली ट्राइबल फेथ है, जिसको इंडिजीनियस आज छुपाया जाता है, वो ट्रू इंडिजीनियस जो फेथ है, जो क्रिश्चियनिटी नहीं हो सकता, ना टिपिकल हिंदुइज्म हो सकता, अगर ऐसी बात है तो वो बचाया जाए, उनके ट्रेडिशनल गॉड्स बचाए जाएं। तो उनको बड़ा खतरा फेस करना पड़ा रानी गोंडलिनी को। चलिए, ये भी एक अलग बात है, कोई प्रचार करता है, सेकुलर स्टेट है, प्रचार का अधिकार था या नहीं था दूसरी बात है, मिल गया अच्छी बात है। पर उसके पश्चात अपने ही देश से अलगाव, अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठाना और अपने देश से खुद को अलग आइडेंटिटी में दिखना, और स्पेशली तब जब अल्टीमेट सेकुलरिस्ट नेहरू जी राज कर रहे थे, भारत से अलगाव चाहना, यह बड़ा विचित्र घटना है। और कुछ ऐसा ही मिजोरम में भी और मणिपुर में भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे ही लोग अपने पुरातन, सनातन और अपने जो ये प्रकृति से जुड़े हुए ट्राइबल फेथ्स को छोड़ते हैं और मॉडर्न फेथ में कन्वर्ट होते हैं, विशेषकर वो अगर मिशनरी फेथ आ जाता है कई बार, तो वो देश से अलग होने की बात क्यों करते हैं? अगर अपना फेथ चेंज हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, आपको एक नई रिवलेशन हुई है। पर उसके बाद एंटी इंडिया होना बहुत डेंजरस है राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से। और कुछ ऐसा ही होता है मणिपुर के पहाड़ों पर, जहाँ कुकीज़, जो कि म्यांमार में भी है आजकल, वहाँ गृहयुद्ध हो रहा है, वहाँ से भाग कर वो शरण ले रहे, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर पे लगता है। ठीक है, कुकीज़ उधर भी हैं, इधर भी उनके कज़न हैं, वो आ जाते हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, उनको शरण दी जाती है। पर अगर उनको इक्वल कुकी ट्रीट किया जाएगा, जो लोकल कुकी मणिपुर के हैं उनकी तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, तो धीरे धीरे कुकीज़ का इन्फ्लक्स मणिपुर में बढ़ जाएगा। और जो एक और जो मैथई जो आबादी वहाँ वैष्णव हिंदू की सदियों से रह रही है, वो अपने ही घर में माइनॉरिटी बन जाएगी। तो ऐसे में यदि उसे अपने ट्राइबल कल्चर का के माध्यम से उसको कुछ सुरक्षा मिलती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत भी है तो इसको फाइट किया जा सकता है, कोर्ट में कंटेस्ट किया जा सकता है कि मैथईज अच्छी जॉब्स पर इनको ट्राइबल स्टेटस कैसे दिया जा सकता है, उसको लड़ा जा सकता है। तो उसके लिए वायलेंस पे उतर जाना, वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाना दोनों तरफ से। चलो, शुरुआत कहीं से भी हो तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, बड़ा डेंजरस है देश के लिए। और सबसे बड़ी बात, भारत एक देश है, ठीक है, कुकीज़ दोनों तरफ रह सकते हैं, परंतु भारत की सीमा का स्वीकार परले वाले कुकीज़ को करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं आ सकते, वो एक शरणार्थी होंगे, वो नागरिक नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर इंडिजिनियस पॉपुलेशन की बात उठ ही रही है, तो ट्राइबल्स अगर कौन है, इसकी स्टडी सोशलॉजिस्ट को करनी चाहिए। क्या वो लोग जो अब क्रिश्चियनिटी का फेथ अपना चुके हैं, जो कि एक सबसे मॉडर्न फेथ है, सबसे यूनिक फेथ है, अपना चुके हैं, अपने कस्टम ट्रेडिशन को छोड़ दिया है और ट्रेडिशनल फेथ को छोड़ दिया और मॉडर्न फेथ अपना लिया, क्या वो ट्राइबल रहने के लायक है? ये स्टडी होनी चाहिए। अगर आप किसी मॉडर्न रिलीजन में कन्वर्ट होते हो तो आप ट्राइबल कैसे रह जाते हो? और अगर मैथी भी गड़बड़ कर रहे हैं, उनका भी अगर लगता है कि उनका फेथ जो है मॉडर्निटी के हिसाब से है, तो उनको भी ना मिले। पर जो ऑलरेडी ट्राइबल स्टेटस क्लेम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, पर टेक्निकली वो क्रिश्चियनिटी में है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स में है, बड़े हाई लेवल पे प्रोटेस्टेंट सोसाइटी पे चले गए हैं, जो कि बेसिकली मॉडर्नाइजेशन लाती है यूरोप में, तो वो कैसे ट्राइबल रह गए आज? क्या उनका ट्राइबल स्टेटस खतरे में नहीं हो सकता? उस पर प्रश्न नहीं उठ सकता कि आप कैसे ट्राइबल रह गए? आपने तो अपना जो एनिमिस्टिक फेथ थे आपके, पशुओं की पूजा, पेड़ों की पूजा, आप तो उसको भूल चुके। और मजे की बात है, नागा की जो सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है उसका हेडक्वार्टर हेब्रोन है। हेब्रोन एक क्रिश्चियन मैथोलॉजी में दिया गया एक स्थान है, उसके नाम पे वो है, और उसी के बगल में एक बहुत बड़ी चर्च भी है, और वो सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट भी वहाँ काम करती है। तो किस तरह से रिलीजन और पॉलिटिक्स को इकट्ठा कर दिया गया है। नागा अगर पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, तो वो सेकुलर रहना चाहिए। इंडिया का भी कन्फ्लिक्ट सेकुलर होना चाहिए, उसको मज़हब के प्रिज्म से नहीं देखा जाना चाहिए, क्रिश्चियनिटी या हिंदू के प्रिज्म से नहीं देखा जाना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है।
इसी तरह से मणिपुर में भी होता है, इसी तरह से लाल देंगा की अध्यक्षता में नीचे मिजोरम में भी ये घटना घटती है। ठीक है, वो अच्छी बात है, आज वहाँ और आज भी वहाँ आग लगी है मिजोरम में भी, दिखने रही कोई बात नहीं। जो वहाँ पर जो हिंदू वहाँ की एक छोटी सी रिहांग आबादी है, बुद्धिस्ट रिहांग आबादी है, और एक और छोटी सी आबादी जो बुद्धिस्ट और हिंदू छोटी सी माइनॉरिटीज़ जो मिजोरम में रह रही हैं, वो हमेशा कॉन्स्टेंट थ्रेट फेस कर रही हैं। तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन है। त्रिपुरा में भी आज बड़े स्केल पे जो ट्राइबल न्यू कन्वर्टेड जो ट्राइबल यूथ जा रहा है, कई तरह की किलिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, लोकल दूसरी डाइवर्ट पॉपुलेशन का किलिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो भारत को इसको सिक्योरिटी परिप्रेक्ष्य देखने की भी ज़रूरत है कि अगर कोई किसी का फेथ है, उसको कोई फेथ बदलना भी है, बहुत अच्छी बात है, पर फेथ बदलने से राष्ट्र की भक्ति कैसे खत्म हो सकती है? देश और फेथ में तो फर्क होना चाहिए ना। फेथ बदलने से हमारा देश के प्रति कमिटमेंट बदल जाएगी, हम एक सेपरेट देश चाहेंगे, तो बड़ी डेंजरस बात है। तो इस कन्फ्लिक्ट को हमें इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। ये जो मेरे व्यूज़ हैं, मैंने कुछ मिस्टर जॉन थॉमस की जो ये बुक पढ़ी, इवेंजलाइजिंग द नेशन, में से बड़ा इससे लाभ मिला, और कुछ और मुझे मटेरियल्स मिले। यदि कोई और सोर्सेज चाहता है तो मुझे लिख सकता, मैं भेजने को तैयार हूँ। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं, मैंने जो इन बुक्स से पढ़ा उसके बेस पे मैंने एक राय पेश की। हो सकता है गलत, और अगर इससे काउंटर कोई फैक्ट्स देता है तो आई एम विलिंग टू चेंज। पर मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे एक फेथ से ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेपरेटिज्म की तरफ ले जाता है। और विशेषकर जो आदिवासी है, उसका फेथ जो है एनिमिस्ट होना चाहिए, नेचुरलिस्ट होना चाहिए, मॉडर्न फेथ नहीं हो सकता उसका। अगर मॉडर्न फेथ है तो उसकी इम्प्लीकेशन भी मॉडर्न सोसाइटी होगी, फिर वो ट्राइबल कैसा रह गया? ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।